Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 134 for class 10th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द केमिकल इंडस्ट्रीज़, हम लोग आजकल जिस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री. तो अभी तक हम पूरे प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं कि पहले तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया कि पेट्रोलियम होता क्या है. पेट्रोलियम के बारे में जानने के बाद हमने ये देखा कि ये बनता किस तरह से, हाउ वी कैन प्रोड्यूस ये नेचर किस तरह से पेट्रोलियम को बनाती है. रिमेंबर दिस पॉइंट कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस पेट्रोलियम, वी कैन ओनली एक्सट्रैक्ट इट आउट. ये कुदरती तौर पे बनने वाला एक सब्सटेंस है. हम इसे सिर्फ कुदरत से अपनी ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, हम इसे ख़ुद से बना नहीं सकते हैं. तो ये अभी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि एक तो ये चीज़ बनती किस तरह से है, बाय टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स. कुदरती तौर पे ये किस तरह से बहुत स्लो प्रोसेस है जो स्लोली कन्वर्ट होती हैं डेड बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू दिस पेट्रोलियम. और उसके बाद अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम इसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं, निकाल किस तरह से सकते हैं फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में. रिफाइनिंग क्या है? रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो है इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं क्रूड ऑयल में से. क्रूड ऑयल क्या है? वो पेट्रोलियम जो कि हमें अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ से मिलता है. यानी कि जब डीकम्पोजिशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ की, यानी कि डेड प्लांट्स की, डेड एनिमल्स की, जब डीकम्पोजिशन होती है एनारोबिक डीकम्पोजिशन अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेकिंग मिलियंस ऑफ ईयर, तो उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट होती है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं. तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम यहाँ पे एक ही सब्सटेंस को कहा जा रहा है. क्रूड ऑयल जिस तरह के मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम लोग वी ऑब्टेन इट फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अब क्रूड ऑयल हमें हासिल हो चुका है, हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है. ऑयल के जो वेल्स थे वहाँ से क्रूड ऑयल हमें मिल चुका है. अब क्रूड ऑयल को हम लोग ले जाते हैं इन अ स्पेशल प्लेस, दे आर कॉल्ड एज रिफाइनरीज. रिफाइनरीज वो जगह हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, यानी वो हिस्सा है जहाँ पे इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाएगा. क्रूड ऑयल में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाएगा, इसको प्योरीफाई किया जाएगा. सो रिफाइनिंग इज़ अ प्रोसेस in which there is a separation of crude oil mixture into various useful products fractions. रिफाइनिंग वो प्रोसेस है कि जब हम इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल के इस क्रूड ऑयल को ब्रेक डाउन कर दें इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दें, क्योंकि एज अ होल ये क्रूड ऑयल हमारे यूज़ का नहीं है, इट इज़ नॉट यूज़फुल टू अस. बल्कि जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सेवरल डिफरेंट पोर्शंस, इनटू सेवरल डिफरेंट फ्रैक्शंस, तो वो जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं. तो इसीलिए क्रूड ऑयल का जब हम लोग पूरे इसकी इंडस्ट्रियल यूनिट को पढ़ रहे हैं तो हम लोग रिफाइनरिंग देखेंगे, इसकी रिफाइनरी देखेंगे कि किस तरह से इस क्रूड ऑयल को हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं. तो रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर लेते हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल का जो मिक्सचर है उसको हम लोग जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो प्रोडक्ट्स जो है मिल के क्रूड ऑयल बनाते हैं. और अकेले अकेले उन प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस कैरी आउट किया जाएगा जिसमें हम लोग क्रूड ऑयल को उसके प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं. फ्रैक्शंस यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके हिस्से हैं. डिस्टिलेशन है जब उनको सेपरेट आउट करना है. सो हाउ वी कैन सेपरेट इट आउट, तो ये वी यूज़ दिस प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी मदद से हम लोग क्रूड ऑयल को उसके प्रोडक्ट्स उसकी फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अगर प्रोसेस को स्टडी किया जाए तो मेन प्रिंसिपल जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है दैट इज़
बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि क्रूड ऑयल, जिस तरह से मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है। ये हाइड्रोकार्बन्स सॉलिड फॉर्म में भी हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हैं और गैसेस फॉर्म में भी हैं। तो अब क्योंकि क्रूड ऑयल ओवरऑल मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोकार्बन से बना है, तो अगर हमें क्रूड ऑयल के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स चाहिए, उसकी मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस चाहिए, तो हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो ये है कि हम सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मिक्सचर प्रेजेंट है, जो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं और आप उनको एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनके बॉइलिंग पॉइंट को अपना सेपरेशन का बेस बनाएंगे और उन सब्सटेंसेस को हम लोग उनके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। कैसे कर सकते हैं? हम आहिस्ता आहिस्ता क्रूड ऑयल लें, आप उसको रिफाइनरी में लेके जाएं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्ट करें। स्टार्ट किस तरह से होगी? आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसके मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स स्मॉल होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स स्मॉल होंगे, कुछ हाइड्रोकार्बन्स बहुत बिग होंगे, उनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो हाइड्रोकार्बन जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑफ कोर्स लो होगा। जितना स्मॉल मॉलिक्यूल उतना लो बॉइलिंग पॉइंट। और वो हाइड्रोकार्बन्स जो बहुत बिगर हैं साइज़ में, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो टेम्परेचर जब लो था, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस होगा आउट ऑफ द होल क्रूड ऑयल। तो जब आप टेम्परेचर को लेके जाते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो सिर्फ वही सब्सटेंस जिसका इन द होल मिक्सचर, सिर्फ वही सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस था, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी के उस मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो जस्ट हीट अप हो रहे हैं, वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक उनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा। सो ये सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है वो हीट अप होगा, वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। बॉइलिंग की वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्सचर से निकल जाएगा, क्योंकि मिक्सचर लिक्विड का है। तो वो लिक्विड जो है, जो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच चुका है, वो जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से निकल गया, तो उस गैस को अलहदा से कलेक्ट कर लिया और पीछे जो वो मिक्सचर रह जाएगा उसके अंदर से वो सब्सटेंस ख़त्म हो गया। फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, अगला सब्सटेंस जिसका जैसे 25 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, अब वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो सिर्फ वही सब्सटेंस बॉयल होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका वो बॉइलिंग पॉइंट था। बाकी के सब्सटेंस जो है वो हीट अप तो हो रहे हैं, पर वो बॉयल होना अभी तक स्टार्ट नहीं होंगे, वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स की मदद से क्रूड ऑयल के मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। कि हम लोग हीट अप करते रहते हैं, जैसे जैसे हीट अप हो रहा है क्रूड ऑयल, उसके जो सब्सटेंसेस हैं उस मिक्सचर के, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। वो सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो सबसे पहले निकलेंगे बाहर गैस बन के, और बाकी के सब्सटेंसेस जिनका अभी तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा था, वो अभी भी पीछे रह जाएंगे मिक्सचर के अंदर। तो पहला सब्सटेंस आपने हासिल कर लिया, उसके बाद आप बॉइलिंग पॉइंट आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। अगला सब्सटेंस जिसका थोड़ा सा डिफरेंस था उस पहले सब्सटेंस से बॉइलिंग पॉइंट का, अब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला सब्सटेंस निकल चुका है, अब दूसरे सब्सटेंस की बारी आ गई। तो इस तरह करते करते आप हर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से उसके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लोग जारी रखेंगे कब तक? जब तक के आखिर में एक रेजिड्यू रह जाता है, एक ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि हमें नहीं चाहिए होता।
हर फ्रैक्शन के जो वेपर्स हैं दे आर कलेक्टेड, यानी कि जो पहला सब्सटेंस था जो बॉयल होकर गैस में बना, दूसरा सब्सटेंस था जो कि बॉयल होकर गैस में बना, तीसरा सब्सटेंस जो कि बॉयल होकर गैस में बना। तो जैसे जैसे ये बॉयल होते जा रहे हैं, गैस में बनते जा रहे हैं, गैस मतलब वेपर्स, उन वेपर्स को अलग-अलग चैम्बर्स में से कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उनको कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो चूँकि एक सब्सटेंस का पर्टिकुलर अपना ही बॉइलिंग पॉइंट है, कोई और सब्सटेंस उस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा नहीं, वेपर्स में कन्वर्ट होगा नहीं। तो अब जब ये वेपर्स हमें मिले थे, कंडेंस किया हमने, जो लिक्विड हमें मिलेगा वो एक प्योर फॉर्म में होगा, उसके अंदर इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो क्रूड ऑयल है उसको अलग-अलग फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन कर देते हैं और हर फ्रैक्शन जो है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसके लिए जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ये इसके लिए स्पेशल यूनिट्स दरकार होते हैं, स्पेशल टावर्स दरकार होते हैं, जिन्हें हम लोग फ्रैक्शनिंग टावर्स का नाम देते हैं। फ्रैक्शनिंग टावर्स के अंदर चैम्बर्स बने हुए हैं जो कि मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ जो ये सब्सटेंसेस हैं उनको कलेक्ट करते जाते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट एट द फ्रैक्शनिंग टावर, जो कि फ्रैक्शनेटिंग टावर इसे हम लोग कहेंगे, जिससे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं क्रूड ऑयल के मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को एक दूसरे से। तो इस फ्रैक्शनेटिंग टावर के हिसाब से इसकी शेप कुछ इस तरह से है। जो टॉप मोस्ट यहाँ पे लेयर है, यहाँ से हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, दैट विल बी पेट्रोलियम गैस। इसके वेपर्स बनते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि जब आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट आउट करेंगे तो आउट ऑफ होल क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम गैस होगी वो सेपरेट होकर यहाँ पे ऊपर टॉप पे जमा हो जाएगी और इसके आउटलेट से हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये निकल चुकी है पेट्रोलियम गैस। अब हमारे पास अगला आता है पेट्रोलियम, जिसे हम लोग ईथर का नाम भी देते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ईथर ही लिख रही हूँ। इसका टेम्परेचर जो है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉलिक्यूल वेरी करता है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग टेम्परेचर जो है अब 30 से 80 डिग्री सेल्सियस, पहले आप 25 से इंक्रीज़ करें 30 पे लेके जाएं, तो ईथर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम द क्रूड ऑयल और उनको हम यहाँ से इस आउटलेट से हासिल कर लेंगे। फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 30 से 40 पे लेके जाएं, 50, देन 60, 70, 80, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो तमाम मॉलिक्यूल्स जो ईथर के हैं जो उस क्रूड ऑयल के अंदर प्रेजेंट थे वो अब हमें ऑब्टेन हो जाएंगे फ्रॉम दिस आउटलेट। हमने वो वेपर्स यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। ईथर के बाद बारी आती है गैसोलीन की, जिसे हम आम जुबान में पेट्रोल का नाम भी देते हैं। तो ईथर के बाद अब यहाँ पे देख लें आप कि हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, क्योंकि सडनली अगर आप टेम्परेचर हायर पे ही रख देंगे तो तमाम, जैसे अगर आप 100 या 150 पे टेम्परेचर रखें तो पेट्रोलियम गैस के भी उसमें वेपर्स शामिल होंगे, ईथर के भी होंगे, गैसोलीन के भी शामिल होंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू पे लेके जाएंगे तो पहले वो सब्सटेंस जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट था वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे, फिर हायर की बारी आएगी, फिर उससे हायर की बारी आएगी, तो टर्न बाय टर्न हम इस टेम्परेचर को लेके चलेंगे। तो गैसोलीन है, इसका टेम्परेचर जो पेट्रोल है इट्स टेम्परेचर इज़ बिटवीन 80 टू 170 डिग्री सेल्सियस। तो इस रेंज में जो है गैसोलीन वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। गैसोलीन के बाद बारी आती है कैरोसिन ऑयल की। कैरोसिन ऑयल का टेम्परेचर है फ्रॉम 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद आता है डीजल ऑयल जिसका टेम्परेचर है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है फ्यूल ऑयल जिसका टेम्परेचर है 350 से 400 डिग्री सेल्सियस। तो आप स्टार्ट करते हैं अपने टेम्परेचर को फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस और लेके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलेंगे। तो इस तरह डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ पे आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस वेपर की मदद में तौर पे मिल जाएंगे। तो वेपर्स को आप इजीली इनके आउटलेट से बाहर निकाल लें और उनको फिर कंडेंस करके दोबारा प्योर लिक्विड में आप हासिल कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल का कुछ हिस्सा आफ्टर दिस 400 डिग्री सेल्सियस, क्रूड ऑयल का कुछ हिस्सा अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, उसका अभी तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो जो रिमेनिंग हिस्सा है आफ्टर 400 डिग्री सेल्सियस, उस हिस्से को, उस पार्ट को, दैट पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज कॉल्ड एज रेजिडुअल ऑयल। और इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, तो हमें उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बस रेजिड्यू के तौर पे ट्रीट करेंगे। उसके बाद ये जो क्रूड ऑयल है इट इज़ हीटेड अप। मैं जिस तरह से आपको बताया है कि ये जो क्रूड ऑयल है इसको आप हीट अप करना स्टार्ट करते हैं अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपने जो प्रेशर रखना है, प्रेशर मैंने आपको नहीं बताया कि प्रेशर आप बहुत हाई रखेंगे। जो वेपर्स हैं दे आर पास थ्रू दिस फ्रैक्शनल कॉलम फ्रॉम नियर इट्स बॉटम। इसको इस फ्रैक्शनल कॉलम से हम पास ऑन करते जाएंगे। जो वेपर्स हैं क्रूड ऑयल के, वो यहाँ से हम जो हीटिंग के लिए जिससे की मदद से हम हीट अप करेंगे उसको हम यहाँ से पास करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ राइज करेगी हीट। और इस तरह से जो पूरा क्रूड ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डिफरेंट पोर्शंस में सेपरेट होता जाएगा और उसके जो वेपर्स बनेंगे उनको हम कलेक्ट करेंगे, उनको हम लोग ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे और कूल डाउन होने की वजह से उनको कंडेंस हो कर लेंगे। सो सच दैट वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट दे कंडेंस फर्स्ट इन द लोअर पार्ट। ये जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होंगे उनको आप नीचे वाले पार्ट पे कंडेंस करेंगे और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हैं उनको सबसे ऊपर वाले पार्ट पे आप कंडेंस करेंगे। सो इसकी मदद से हम लोग क्रूड ऑयल को 6 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। जो 6 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम गैस है, फिर ईथर जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, फिर गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, फिर कैरोसिन ऑयल है, फिर डीजल ऑयल है और फिर फ्यूल ऑयल है। तो ये जो इसके अलावा भी इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस बन सकती हैं, बट दीज 6 फ्रैक्शंस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं थ्रू वन वे और अनदर। सो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और रिफाइनिंग के प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।